न्यूज 18 उर्दू की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। खबर नश्र होने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने मुहर्रम के ताल्लुक से जारी किए गए मुतनाज़ा सर्कुलर को वापस ले लिया। बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने इस मुद्दे को उठाने के लिए न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र हुकूमत ने नया सर्कुलर जारी किया है। नए सर्कुलर में मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ लफ्ज़ यौम आशूरा यानी कत्ल की रात को हज़फ कर दिया गया है और इसकी जगह शहादत की रात तहरीर किया गया। ख्याल रहे कि कोविड-19 के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत ने मुहर्रम को लेकर कल गाइडलाइन जारी की थी। इसमें यौम आशूरा को कत्ल की रात लिखा गया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे हुकूमत तनकीद की जद में आ गई थी। मुसलमान भी बरहम हो गए थे। शिया उलमा और अमायदीन ने भी सर्कुलर में तस्हीह करने का मुतालबा किया था। उर्दू का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 रोज पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा जीआर निकाला, एक ऐसा फतवा निकाला जिसमें देश और दुनिया के सभी मुसलमानों को तकलीफ पहुंची, ठेस पहुंचाने का काम हुआ था कि मुहर्रम की जो शहादत की रात को कत्ल की रात करके ऐसा डिक्लेयर किया गया था। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू के ऊपर दोपहर के अंदर जब ये न्यूज़ चली, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार जागी। न्यूज़ 18 उर्दू में जैसा न्यूज़ चली वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और तुरंत उस जीआर को कैंसिल करने का काम किया। मैं तहे दिल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुस्लिम आमदार और मंत्री से कहूंगा, मुसलमान इलाकों से आप जीत के आते हो, महाराष्ट्र का मुसलमान ये सब चीज़ को ध्यान में रखा है। बकरीद मुसलमानों के ध्यान में है, रमज़ान ईद मुसलमानों के ध्यान में है। रमज़ान में हमने घर में नमाज पढ़ी, ये लोगों के ध्यान में है। ईदगाह में 3 साल से हमने नमाज नहीं पढ़ी, ये हमारे ध्यान में है। ये सारी चीज़ हमारे बिल्कुल ध्यान में, और ये तो बिल्कुल ध्यान है कि एक मुहर्रम को, शहादत के दिन को आपने कत्ल का दिन कह दिया। ये महाराष्ट्र के सभी मुसलमानों को ये सारी बातें ध्यान में हैं, ये आप ध्यान में रखना। मैं असलम शेख से कहूँगा, मैं नवाब मलिक से कहूँगा, मैं अबू हशीम आज़मी जी से कहूँगा, जिस तरीके से मूर्खता जो कर रहे हो उसको बंद करो। कहीं ना कहीं नहीं तो महाराष्ट्र का मुसलमान बिल्कुल इसके ऊपर आपको जवाब देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में कौमी अक़लीती कमीशन ने दिल्ली पुलिस के जरिए पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। इन्हें उम्मीद है कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के पास बहुत सारी शिकायतें भी आई थी और अल्पसंख्यक आयोग ने खुद साख्ता इसका संज्ञान लेते हुए जो जंतर मंतर पर कुछ इस तरीके के भाषण, इस तरीके की नारेबाजी सुनने में आई, जिससे एक विशेष लोगों के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसका हमने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया था। दिल्ली पुलिस को जब हमने नोटिस देकर तलब करा तो उसमें डीसीपी आज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने हमें एक विस्तृत अपनी डिटेल रिपोर्ट आज यहाँ हमें पेश करी है। डीसीपी दीपक यादव जी ने, पुलिस कानून किसी भी तरीके के, कोई भी इधर का हो या उधर का हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में जो लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। और हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना है, भारत सरकार का, कि कोई भी देश को तोड़ने वाली ताकतें पनपनी नहीं पाएंगी। अक़लियतों के फलाह बहबूद के ताल्लुक से खुशनुमा स्कीमों का ऐलान किया जाए, इन्हें दफ्तर शाही की जीनत बनाया जाए, लेकिन अमल आवरी से परहेज किया जाए। ये गैर मौलिना पॉलिसी हमारे मुल्क में राइज है। रियासत महाराष्ट्र में इस पॉलिसी पर कुछ ज्यादा ही दयानतदारी से अमल होता है। आपको यकीन ना आए तो देखिए महाराष्ट्र के मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के 30 मुलाजमीन की हालत जार। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इनके हक में आया, लेकिन इन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अक़लियतों, खासकर मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए 20 साल पहले मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। एक दहाई बाद यानी 2011 में कॉरपोरेशन में अमले की तैनाती हुई। 157 पोस्टों में से 50 पोस्टों पर तकर्रुरी अमल में आई, वो भी जुज़वक्ती तौर पर। 6-15 हज़ार रुपए माहाना तनख्वाहों पर इन्हें काम करना था। नतीजा जाहिर है, 20 मुलाजिमीन ने शुरू में ही कॉरपोरेशन से नाता तोड़ लिया, जबकि 30 मुलाजिमीन जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अफसर कहा जाता है
पिछले 10 वर्षों से बराए नाम तनख्वाहों पर काम करने पर मजबूर है। MP इम्तियाज जलील ने इन मुलाजमीन के मामले पर कुछ यूं तबसरा किया। मैंने इनका मुद्दा जो है वो असेंबली के अंदर भी उठाया था और कई मरतबा इसका पत्र व्यवहार भी किया है कि ये जो मौलाना आज़ाद फाइनेंस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ये एक एक आदमी के ऊपर दो दो ऐसे ज़िले दिए गए हैं कि एक आदमी स्टाफ ही नहीं है और वो आदमी भी टेम्पररी बेसिस के ऊपर, डेली वेज के ऊपर है। तो इन लोगों को है तो रेगुलर उसके अंदर एब्जॉर्ब करे, लेकिन चूँकि ये मौलाना आज़ाद फाइनेंस है, वो नाम का असर है कि सरकारें किसी की भी आ जाए उनको इनसे नफरत नहीं है। नाम क्या है, अगर ये इसका मौलाना आज़ाद फाइनेंस की जगह कोई दूसरा नाम होता तो शायद इन लोग की नौकरी कंफर्म हो गई होती है अभी तक। हुकूमत की सर्द मेहरी का शिकार मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 को मुलाजमीन की तकर्रुरी की जांच के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। इसके लिए 3 महीने की मोहलत दी गई। कमेटी तो तश्कील पाई, लेकिन इस कमेटी की कभी मीटिंग नहीं हुई और पिछले 2 साल से हुकूमत बार बार अदालत से मोहलत मांग रही है। आखिरकार पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और 2 महीने के अंदर 30 जिला अफसरान को मुस्तकिल करने की हिदायत दी। इन मुलाजमीन ने एक मरतबा अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया और अदालत ने उनके हक़ में फैसला भी अब कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत महाराष्ट्र इस जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल करेगी और इनकी देरीना शिकायत जो है उनको दूर करके इस कॉरपोरेशन के क़याम का जो असल मकसद था उस मकसद के हुसूल के लिए गामज़न रहेगी। कॉरपोरेशन के मुतासरा मुलाजमीन ने इस मामले में MP इम्तियाज जलील से मुलाकात की और अपनी रुदात बयान की। अभी मैंने इनके साथ एक रिव्यू मीटिंग लिया हूँ। मैं सरकार के पास इनका मुद्दा लेकर जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी के पास एक मीटिंग लगाई जाएगी और मैं नवाब मलिक साहब से ये अनुरोध करूँगा कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस आपके अंडर में आता है तो ये बच्चों को इंसाफ दिलाई करके अदालत के फैसले आने के बावजूद भी अगर नहीं ले रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये अदालत के फैसले को भी नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि इसके अंदर जो नाम है वो मौलाना आज़ाद फाइनेंस। काबिल जिक्र बात यह है कि महाराष्ट्र में 36 अजला हैं और मालियाती कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की मजमूई तादाद महज 30 है। ऐसे में रियासती हुकूमत मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत रियासत में करोड़ों रुपए की तकसीम का दावा करती है, लेकिन इस तकसीम को यकीनी बनाने वाले हाथ ही अगर खाली हो तो मुस्तहिक तक इमदाद कैसे पहुँचेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में सरकारी अखिलियाती इदारों की ज़बूहाली किसी से पोशीदा नहीं। इन इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को अपने हक़ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ भी है, जहाँ के 30 मुलाजमीन ने इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन मुलाजमीन के हक़ में 2 साल पहले फ़ैसला दिया, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अब अदालत ने इन मुलाजमीन को परमानेंट करने के लिए सिर्फ 2 महीने की मोहलत दी है। देखना यह है कि अब भी हुकूमत इन मुलाजमीन के साथ इंसाफ कर पाती है या नहीं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। राजस्थान वक्फ बोर्ड में मार्च के बाद से सदर और अरकान नहीं है। इसकी वजह से बोर्ड के काम ठप पड़े हुए हैं। कोरोना की वजह से वक्फ के चुनाव में ताखीर हो रही थी, लेकिन अब जयपुर कलेक्टर को चुनाव अफसर तकर्रुर करने के बाद वक्फ के इंतखाबात की सरगर्मी तेज हो गई है। रियासत में मुतवल्ली कोटे से अरकान के चुनाव में बड़ा घमसान है। जयपुर में चुनाव की तैयारियों में जुटे मुतवल्लियों से बात की हमारे जयपुर नुमाइंदे अरबाज खान ने। राजस्थान वक्फ बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है। मुतवल्ली कोटे से 177 लोगों में से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 7 आवेदन जो है वक्फ बोर्ड में मेंबर के लिए यहां पर किए गए हैं। जो पुराने जिम्मेदार मेंबर रहे हैं उनके समर्थन में बड़ी तादाद में आज लोग यहां पर पहुंचे हैं। क्या स्थिति है चुनाव की, कितने लोग आवेदन कर चुके हैं, कब तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन मुखिया होगा, कौन मेंबर होगा? देखिए, जो अभी चल रहा है मामला, ये 5 इलेक्शन वालों का है, जिसमें अभी आपने फरमाया है कि MP कोटे से आएंगे, एक MLA आएंगे, मेंबर बार काउंसिल आएंगे, 2 मुतवल्ली आएंगे।
इनका चुनाव होना है 17 तारीख को, है ना। तो ये 3 तो करीब करीब फाइनल से ही हैं, एमएलए साहब, एमपी साहब और बार काउंसिल, क्योंकि एक ही एक है ये तो। अब रह गया 177। उस 177 का चुनाव होगा 17 तारीख को। शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीतता कौन हारता है तो उसको पता लगेगा। इसके बाद कलेक्टर साहब, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी हैं, वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नमेंट को कि भाई मैंने इलेक्शन करा दिया है, ये रिपोर्ट है और ये लोग निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद सरकार 4 आदमियों को नॉमिनेशन करेगी। उसमें एक शिया कोटे से आएगा, एक सुन्नी कोटे से आएगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का RS अधिकारी आएगा और एक सोशल एक्टिविटीज़ का आदमी आएगा। एक ये सारी चीज़ें रहेगी। आपकी प्राथमिकताएं क्या है वक्फ जायदादों को लेकर के? किस एजेंडे पर, किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? देखिए, हमारा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम, वक्फ बोर्ड ऐसा बनना चाहिए जो वक्फ जायदादों की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत। मुमरा में एक के बाद एक 3 उलमाए कराम और आइमा मसाजिद के साथ मारपीट, परेशान करने और इनकी अहलिया के साथ बदतमीजी करने के मामले को लेकर शहरियों में नाराजगी पाई जा रही है, जिसके तहत यहां के मारूफ समाजी और मिली खिदमतगार सैयद अली अशरफ ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करके इस मामले में खाती अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कौन से लोग ये शहर में बसना शुरू कर दिए है कि एक इमाम साहब ने पूछ लिया कि भाई ये 7 माले की बिल्डिंग है तो इसका मेंटेनेंस 700 या 800 रुपया लिया जा रहा है और इसका क्या हो रहा है, बाकी क्यों आप मांगते एक्स्ट्रा। तो उनको जो है मिल के वो जो सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं वो मिल के मारते हैं, उनको बेचारे को लहूलुहान करते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में आके आरोप भी लगाते हैं कि इन्होंने लड़कियों को छेड़ा या लड़कियों को छेड़ा। इस तरीके का आरोप लगाने का एक नया सिस्टम बना हुआ है। इमाम बोले तो एक मतलब एक समाज का हमारा इम्पोर्टेंट हो, उसके पीछे हम नमाज अदा करते हैं। वो कोई भी इमाम हो, उसके साथ उसकी बीवी का नंबर मांगना, उसको मार देना, उसको वो कर देना, ये कितनी गलत बात है। और किन लोगों के, बेचारे शरीफ लोग हैं, ये लड़ाई नहीं कर सकते, ये झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं सकते। दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन में मुंबई के अहले खानदान के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया, जिस खानदान का एक रुकन निजामुद्दीन दरगाह की पानी की बावली में तैराकी के लिए उतरा और डूब गया। बरकत पठान नामी शख्स डूब गया। यह खानदान दरगाह निजामुद्दीन में हाजिरी देकर अजमेर शरीफ जाना चाहता था। रिश्तेदारों से मिली जानकारी के मुताबिक बरकत पठान तैरना जानते थे, इनके भाई भी इनके साथ तैर रहे थे, लेकिन इनकी सांस फूल गई। उन्होंने दीवार पकड़ने की कोशिश की, इनके भाई ने भी इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा सके। दरगाह के जनरल सेक्रेटरी काशिफ निजामी के मुताबिक आम लोगों के लिए नहाने की इजाजत नहीं है। पठान सुबह 11 बजे गायब हुए थे, लेकिन अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। हालांकि पिछले 15 से 20 मिनट से एनडीआरएफ की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये हादसा कैसे हुआ, आखिर वो कैसे वहाँ चले गए? हम लोग आए थे सलामी देने के लिए, सलामी देते देते यहाँ पे आए नहाने के लिए बावड़ी के अंदर नहाते नहाते हमारा जो भाई था वो खुद वहाँ पे तैरते हुए गया, स्विमिंग करते करते, लेकिन आधे रास्ते पे उसकी सांस फूलने लगी। फिर भी वो आगे कोने की वॉल तक के गया। वो वॉल तक के जाने के बाद में सांस एकदम ऊपर नीचे होने लगी। तो वहाँ से वो भाई ने 2 बार आवाज़ भी दिए, हमारे बड़े वाले हमारे उनके साथ में जो भाई थे उनको। तो वो भाई यहाँ से स्विमिंग करते करते वहाँ तक के गए। 2 बार उनने हाथ पीठ पे मारा, लेकिन तीसरी बार में वो नीचे, उनकी यानी शायद सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही थी। जब ये हादसा हो रहा था तो यहाँ दूसरे लोग भी मौजूद हो गए, कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश भी की होगी, क्या यहाँ पर लोग मौजूद थे? यहाँ के लोकल लोग थे, जो 2-3 जन थे। जो एक जन बंदा भागा ट्यूब लाने के लिए, एक यानी बस वो सामने डूब रहे थे। 2-4 जन थे इधर, वो लोकल लोग ने भी बहुत वो किए, लेकिन बचा नहीं पाए। वो नीचे होते हुए सामने से 2-4 जन ने देखे उनको, 2-5-10 जन ने देखे। ये बताइए, क्या उनकी शादी वगैरह हो गई थी, कितनी एज थी? और 38 एज थी उनकी, हाँ, और शादीशुदा है। कितने बच्चे? 2 बच्चे उनके।
आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली मानसून सेशन के दूसरे दिन अवामी मसाइल और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के बीच असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने असेंबली के अंदर एप्रन पहनकर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि असेंबली सेशन से वॉकआउट करते हुए असेंबली के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के पास नारेबाजी की। अपोजिशन ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां हुकूमत पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपोजिशन पर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर समाज को तोड़ने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी की सरकार जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है, माननीय कोर्ट को गुमराह कर रही है और जनता का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और हमारा भरपूर प्रयास होगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि पिछड़े वर्ग को यह आरक्षण मिले। मध्य प्रदेश की आशा कारकुनान अपनी 7 नुकाती मांगों को लेकर भोपाल इसलिए पहुंची थीं कि मामा शिवराज सिंह ने इनके मुतालबात पर गौर करेंगे और बरसों से इल्तिवा में पड़ी इनकी मांगें तस्लीम कर ली जाएंगी। लेकिन इन्हें मालूम था कि भोपाल पहुंचने पर न सिर्फ इन्हें वज़ीर आला से मिलने से रोक दिया जाएगा बल्कि इनके एहतजाज करने पर इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में कल से मौजूद रियासत भर की आशा कारकुनान का इल्जाम है कि हुकूमत के ऐलान के बाद भी इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं और इन्हें भोपाल की नीलम पार्क में कैद कर दिया गया। नीलम पार्क में आशा कारकुनान ने अपने मुतालबात को लेकर जब ताली और थाली बजाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सरकार ने तय करना ठीक है वो हमें दी जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ कितनी सारी ट्रेनिंग और सब लेने के बाद में कुशल सेवा प्रदाता बन चुके हैं और हमें मजदूर की भांति भी मानदेय नहीं दिया जाता है। और सबसे पहली मांग तो हमारी ये है इस वक्त की जो NHM की छवि भारद्वाज मैडम जो मिशन संचालक है, उन्होंने कहा था कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अरे नेता तो चलेगा लेकिन अधिकारी झूठ बोले तो नहीं चलेगा। हमारा वो अधिकारी झूठ बोल रहा है जिसके कहने पर हम आधी रात को निकल कर अपना काम करते। बेंगलुरु के पसमानदा इलाकों में तालीमी तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले नवाब जान कुरैशी की याद में तकरीब मुनक्किद हुई। नवाब जान कुरैशी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मनाहिल तालीमी इदारे ने अपना फाउंडर्स डे मनाया। शहर के पसमानदा इलाके टेनरी रोड के करीब नवाब जान कुरैशी ने घर घर जाकर तालीम के सिलसिले में बेदारी पैदा की थी। सिर्फ 25 बच्चों के साथ तालीमी इदारा कायम किया था। आज इस इदारे में 1000 से जायद बच्चे बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तालीम पा रहे हैं। इदारे के मौजूदा चेयरमैन सलीम पाशा कुरैशी ने कहा कि बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए जल्दी ही एक और शाख कायम की जाएगी। आगे चलकर जो है हमारे ब्रांचेस भी खोलने का भी प्लान था उनका। इंशाल्लाह हम लोग जो है आगे ब्रांच भी बनाने की कोशिश में हैं। इंशाल्लाह HBR में हमारी ब्रांच होगी, इसी नाम से होगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पर भी जो है और एक इदारा हमारी इसी मैनेजमेंट से बनेगा। और साथों साथ उनका एक और बड़ा काम था मस्जिद खमर की जो है बुनियाद, वो जो है मस्जिद खमर की बुनियाद रखे थे। मस्जिद खमर के सदर थे, हमारे दादा साहब के नाम से मस्जिद खमर की इजाद किए। अल्लाह का एहसान है, एक अल्लाह का घर उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाया। अस्सलाम वालेकुम। समाजी तंजीम जिना संग्राम परिषद के बानी रघविंदर और दीगर लीडरों ने हैदराबाद कर्नाटक इलाके को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि शुमाली कर्नाटक बिलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक इलाके के साथ मुसलसल नाइंसाफी के पेश नज़र अलहदा रियासत का क़याम ही वाहिद रास्ता है। रघविंद्रा कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सहूलतें हैं बनिस्बत जो दूसरे रीजन के हैं उसके बनिस्बत हमें यहाँ पर बहुत कम सहूलतें मिलती हैं। जॉब्स में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या रिप्रेजेंटेशन में हो। जिस तरह से नंजुंडप्पा रिपोर्ट में
कहा गया है उस तरह से नहीं होती। आर्टिकल 371 भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जिस तरह से उसमें एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की जो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ये देनी चाहिए थी वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसी खिलाफ से, इसी के ताल्लुक से हमने आज प्रेस मीट में कहा है कि ये अगर हमारे बराबर हुकूक नहीं देंगे तो हम लोग एक ये रीजन में एक दौरा कर लोगों को इकट्ठा कर हम एक कन्वेंशन